आफाक फारूकी अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज ट्यूसडे है, सुबह के ह्यूस्टन में 9:30 हो रहे हैं। मैं डैलस से वापस आ गया हूँ। काफ़ी मुलाकातें रही हैं लोगों से पाकिस्तान के ही हवाले से। यहाँ पर कम गुफ्तगू होती है यहाँ के मामलात पर, और ये पाकिस्तानियों का पहले का रूटीन है। बस यहाँ तो अगर कोई गुफ्तगू होती है, अगर अमेरिका रिलेशन रिलेट ईच अदर कहना चाहिए, तो इमिग्रेशन पे होती है। और वो ख़बरें जिनका कोई सेंस नहीं होता कि जी सुना है ग्रीन कार्ड होल्डर को भी वापस भेज रहे हैं। अरे भाई, विंस के उस जो बयान है उनका वाइस प्रेसिडेंट को, उसे गौर से पढ़ें कि ग्रीन कार्ड कभी भी परमानेंट रिहाइश की, परमानेंट रेजिडेंसी ज़रूर है वो, मगर रिहाइश की कोई गारंटी नहीं थी। मैं दर्जनों केसेस को जानता हूँ कि यहाँ 2-3 महीने रहे, पाकिस्तान चले गए, फिर साल भर बाद आ गए। तो ये क्लिंटन दौर से मैं सुनता आ रहा हूँ कि अगर ऑफिसर के वो दिमाग पर है, उसके मूड पर है। उन्होंने कहा जी कब से रह रहे हो पाकिस्तान में, जी इतने साल हो गए, अच्छा यहाँ कब कब आते हो? तो मासूमियत से सब बता दिया कि जी हम तो बस विज़िट करने आते हैं और बच्चों के पास रह लेते हैं, या 2 महीने काम करते हैं चले जाते हैं, या हम तो घूमने फिरने आते हैं। तो ये क्यों रखा हुआ है? तो जी बस परमानेंट, जब चाहेंगे आ जाएंगे। उसने कहा अच्छा, मतलब तुमने रहना पाकिस्तान में ही है, तो ये लो वीज़ा 5 साल का और ग्रीन कार्ड कैंसिल। तो ये एक बेमकसद की सोच है कि अगर यहाँ आप काम कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू कैन लिव इजीली। बाकी तो मामलात यहाँ सभी, आप पता है वेनेजुएला पे 25% फिर उसका टैरिफ का ऐलान कर दिया, जो मुल्क भी उससे तेल खरीदेगा। मतलब हर तरफ पंगे ही पंगे हैं, गुफ्तगू ही गुफ्तगू है। तो देखते जाइए, दर्जनों बातें यहाँ रोज़ निकलती हैं। देखें, असल मसला पाकिस्तान का है। अच्छा, वो भी अभी गुफ्तगू बेकार है कि जी वो 41 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम होगा या नहीं होगा। मेरा तो नहीं ख्याल है कि वो 41 कंट्रीज होंगे। बहुत ही मखसूस से चंद मुल्क होंगे जो मेरी समझ में आता है। पाकिस्तान का मामला जो है ना, वो रोज़ बरोज़ अब सीरियस हो रहा है। आज दो बड़ी अहम खबरें हैं अगर गौर से देखें तो। एक तो अख्तर मैंगल बलोच का बयान है। ये साबिक वज़ीर आला भी हैं, और एक साबिक वज़ीर आला के अताउल्ला मैंगल के बेटे भी हैं। इनका अपना भाई 70s में, वेरी अर्ली 70s में भुट्टो के आने के बाद पता चला कि जी घर से उठाकर ले गए, मार के ठट्टा में दफन कर दिया। बलूचिस्तान में तो हमेशा से ये मामला चल रहे हैं। तो आज उन्होंने वो सेमी बलोच जो पहले अरेस्ट हुई थी, छूट गई थी, महारंग तो अभी तक लापता है, तो सेमी बलोच को भी फिर उठा लिया है। जुलूस निकला, ख़वातीन और मर्द और गिरफ्तार हुए हैं, और ख़वातीन की चोटियाँ पकड़ पकड़ कर, उनके दुपट्टे घसीट घसीट कर मारा गया। गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी अब बाद में हुई। तो उस पर अख्तर मैंगल ने कहा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी को मुखातिब करके कि जब हमारी बेटियां सड़कों पर घसीटी जा रही थीं तो तुम लोग खामोश थे। खामोश ही नहीं थे, तुम उसका हिस्सा थे, घसीटने वालों के साथ थे। और मैं एक बलोच का वादा करता हूँ कि मैं ये वाक़या कभी नहीं भूलूँगा कि जब हमारी बहन बेटियां घसीटी जा रही थीं तो तुम खामोश ही नहीं थे। उस घसीटने की तरतीब में, उसकी हिकमत में, उसकी मनसूबाबंदी में तुम शामिल थे। और जब तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें मरियम और फरियाल तारपुर घसीटी गईं तो हम तुम्हारे साथ खड़े थे। और ये वाक़या मैं कभी भूलूंगा नहीं, जिसमें बहुत कुछ है। आप कबायली ट्रेडिशंस को जहन में लाएं, आप कल्चर, तहजीब पूरी, और जो उस इलाके की तारीख़ है उसको जहन में रखें। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक नई दुश्मनी का ऐलान किया है। और फिर जो जुमला जिस तरह अदा किया गया है कि ये बलोच का वादा है कि भूलूंगा नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या गुजर रही है। और फिर उन सारे बयानात को जहन में रखें जो असम्बली में दिए जाते रहे बलोचों की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से भी,
कि ये बलूचिस्तान के एमएनए, एमपीए और वहाँ के बड़े सरदार भी अब अपने इलाकों में नहीं जा सकते जो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। सरफराज चीमा जैसे लोग जो बढ़ बढ़ कर, सरफराज चीमा कह रहा हूँ, क्या नाम है उनका, सरफराज बुख्ती साहब के रियासत के गद्दार फलाना जो बातें कर रहे हैं और इनको आखिरी हद तक लड़ेंगे इनसे, जो सारी बातें हैं, तो ये तो मुझे जरदारी की प्लानिंग लगती है। याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी की जो हिरार्की है, जो एक थॉट है, वो उनको यकीन है कि ये मुल्क टूटेगा और सिंध अलग होगा। तो लड़की पसंद तो वहाँ पर भी है ना, इस तरह की चीज़ें आग लगाती है ना, ठंड तो नहीं डालती ना, हम तो नहीं पैदा करती। कि सरफराज बुख्ती साहब जो बातें कर रहे हैं, उन्हें तो ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहिए, सूबे में जो प्रॉब्लम है उन्हें दूर करनी चाहिए, बस वो बयानबाजी है। जैसे मरकज़ के जो लीडर्स हैं वो मजम्मत के लिए और दुख के लिए, अफसोस के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, डिनर खिलाने के लिए हैं। तो इनको रखा गया है कि तुम जलती पर तेल डालो, और जो बलोच बगावत है उसे कुचलने के लिए और उस पर हावी आने के लिए मीडिया जो परसेप्शन है उसे बड़ा करो कि सारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और हम इनके सामने झुकेंगे नहीं और फलाना नहीं करेंगे और सूबे को पुरअमन बनाएंगे। ये सूबा पुरअमन बन रहा है। आज सरकारी मुलाजमीन को भी उन्होंने बड़े पैमाने पर धमकियाँ दी हैं कि जो अपना काम नहीं करेगा, जो घर से नहीं निकलेगा, जो उनसे राब्ते रखेगा, उन या वो खुद ही रज़ाकाराना तौर पे चले जाएं, ओहदे छोड़ दें, या फिर हम फारिग करेंगे, जो इस तरह के आज बयान छपा है। तो मरकज़ भी और सूबा भी दोनों जलती पर तेल डाल रहे हैं और जो इशू है उस पर कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। और जो गुफ्तगू करते थे, जिन्होंने कभी रोल अदा किया था, वो साइड पकड़ गए, अब वो तमाशा देख रहे हैं कि खेल कहाँ तक होगा। तो देखें, खुदा न खास्ता बलूचिस्तान को कुछ हुआ तो सिंध जुड़ा हुआ है, उसे कितनी देर लगेगी। अच्छा, मैं फिर यहाँ ये भी आज जिक्र कर दूँ कि बहुत कम लोगों को पता होगा, स्पेशली पाकिस्तानियों को, कि ये जो सिंधी हिंदू है ना, जो सिंध में अभी भी रहते हैं और जो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान चले गए आफ्टर पार्टीशन, तो जो यहाँ छोड़ के गए थे उनको वहाँ पूरा मिला, मुकम्मल। जो मुसलमान जायदादें छोड़ कर आए थे उनको पूरी मिली। वो मुसलमान जो वहाँ से यूपी सीपी बिहार से आए थे उन्हें कुछ नहीं मिला। और कहानियाँ सुनाती है दूसरी कौमियतों के लीडर, सुनाते हैं कि जी जिनके पुदीने के बाग थे और जिनके धनिए के और मूली के बाग थे, उन्होंने यहाँ के बड़ी जायदादें ली। सिंध में और केपीके में ये जहन के हर खाने में रखें कि जो लोग गए हिजरत करके आने वाले, उन्हें लूट लिया गया, उनसे छीना गया और उन्हें जो दिया गया वो रिश्वत लेकर दिया गया था उसी ज़माने में। मेरा ख़ानदान उसमें शामिल है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। और सिंध में तो मुकम्मल तौर पर बेदस्तोपा किया गया और केपीके में। जब बड़ो ये जहन में रखें कि पंजाब में यूपीसीपी, उड़ीसा, बिहार और हैदराबाद, दक्कन, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए और मशरक़ी पंजाब से भी एक बहुत बड़ी आबादी आई। तो वो वहाँ ना तो कोटा सिस्टम लगा, ना वहाँ कब्जे हुए, ना वहाँ देने में कोई एतराज़ हुआ, तो वो मर्ज भी हो गए, पंजाबी कहलाते हैं। कल ही किसी से बात हो रही थी कि सिंधी, मैंने सज्जाद बरकी का जो इंटरव्यू कल आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा, सज्जाद बरकी ने एक मौके पे, कि हम तो कराची वालों को भी सिंधी मानते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई उर्दू स्पीकिंग की। डैलस पे भी एक दो लोगों ने कहा कि आपको उस वक्त रिएक्ट करना चाहिए था कि क्या हम सिंधी हैं। तो मैंने कहा देखें, बात ये नहीं, हम तो सिंधी बनना चाहते हैं, मगर और जो सिंधी क़यादत है वो हमें सिंधी नहीं बनने देती। भाई कोटा सिस्टम अगर ना होता तो कभी के मर्ज हो गए होते। ये जहर का बीज तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम बोकर गए ना, और फिर उसे कंटिन्यू किया और फिर उसे एमक्यूएम ने भी बढ़ावा दिया कि उसको दिखाकर सियासत हो सकती थी। एक मौके पर ख़त्म ही हुआ,
दोबारा इमरान खान के दौर में उसे वापस लाया गया और एमकेएम चुपचाप बैठी रही, मुत्तहदा पाकिस्तान जो आज कहलाती है। तो बात यह है कि ये जो सिंधी हिंदू है, असल में मौजू की तरफ आता हूँ, एक बहुत बड़ी आबादी यूरोप अमेरिका में भी मौजूद है, सिंगापुर में इनका बहुत असर भी है, सियासी असर रसूख भी है, और कारोबार पर भी इनका कहना चाहिए कि हेजमनी कह सकते हैं। तो एक सोच ये है कि सिंधी हिंदुओं में, अच्छा ये ध्यान में रखें कि जो हिंदुस्तान में जो सिंधी हिंदू है वो अमीर तरीन हिंदू कहलाते हैं, अमीर तरीन, और बनी है अक्सरियत में। तो इन्होंने भी एक प्लान बना के बहुत अच्छे से रखा हुआ है कि इन्हें ये सिंधु धरती जो है आज़ाद चाहिए, और इसे ये सिंगापुर और हांगकांग की तरह बनाएंगे, और जो दुनिया के फ्री पोर्ट्स हैं दुबई की तरह, कि यहाँ लेबर भी हमारी अपनी है, समंदर भी चारों तरफ मौजूद है, और आबादी भी है। तो ये थॉट बहुत पहले से, और उसे इंडियन हुकूमतें सपोर्ट करती आई हैं, तो वो भी इस वक्त एक्टिव हैं, ध्यान में रखें, क्योंकि बलूचिस्तान में तो बहुत मामला सीरियस हो चुके हैं, कोयटा की हद तक कन्फाइंड है हुकूमत। आप कल भी मैंने बताया था कि आज 15 दिन हो गए तकरीबन पूरे, कि एक पूरे सूबे में ट्रेन ही बंद है, 3 सूबे उससे कनेक्टेड ही नहीं है, और गाड़ियाँ वैसी नहीं जाती हैं कि बसों से उतार के भी मारते हैं, गाड़ियों से उतार के भी मारते हैं। अच्छा, आप इसकी कितनी भी मजम्मत कर लें, जब वहशत सवार हो जाए और रियासत मुकाबला उसी तरह से करती हो जिस तरह दहशतगर्द करते हैं, तो फिर इस पर बुरा मानने की बात नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि अगर मेरे भाई को मारा गया है और मारने वाले कौन है, तो मैं अपनी कमज़ोरी को देखते हुए, अपने वसाइल को देखते हुए वैसा ही हमला करूँगा जैसे मुझ पर मेरे हालात मेरी इजाज़त देंगे। तो ये मामला आप देख रहे हैं सीरियस हो रहा है। इसी तरह केपीके में हुकूमत भी मुखालिफ है, जाली मैंडेट का नारा है, हकीकी आज़ादी है, और अफ़गानिस्तान के साथ जो इशू है, बज़ाहिर तो दिखा रहे हैं कि जी सादिक खान वहाँ गए जो ख़ास इनके नए मुशीर बने हैं, जो केपीके से हैं बेसिकली, और उसमें अमेरिका में डीसीएम रह चुके हैं, वाशिंगटन डीसी में, और अफ़गानिस्तान में सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और वापस के कहने पर बताया जाता है कि ये इमरान खान की हुकूमत में उन्हें मुशीर ख़ास बनाया गया था बराए अफ़गानिस्तान। तो उनके मज़ाकरात बड़े दुरुस्त बताए जाते हैं, मगर मेरी इत्तलात ये हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलसल दरअंदाजी हो रही है, अफ़गान तालिबान सपोर्ट करते हैं टीपीपी को, और उन्हें फंडिंग भी करते हैं, और वो मुत्तहद हैं दाइश के ख़िलाफ़। दाइश का मसला ये है कि जो इन दोनों के सेगमेंट हैं, अफ़गान तालिबान और टीटीपी, इनके बहुत सारे लोग दाइश में चले गए, तो वहाँ पर भी इंतकाम की कहानी है, पाकिस्तान से भी लड़ना है, और फिर क्लेम है कि पाकिस्तान, ये जो केपीके है ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, और फिर जो दुनिया में नक्शे घूम रहे हैं वो जहन में रखें। फिर ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हरकतें कर रही है, जिस पर मेरा यकीन कामिल है कि ये खुद उस साजिश का हिस्सा है कि मुल्क टूट जाए दोबारा। वरना जहाँ पर ख़तरे होते हैं, जहाँ डर होता है, जहाँ हुब्बुल वतनी होती है, तो वहाँ हम्बलनेस से काम लिया जाता है, वहाँ प्यार के तकाज़ों पर काम किया जाता है, वहाँ ज़रूरतों मसलहतों को जहन में रख कर आगे मूव किया जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। यहाँ तो बस ये कि हर बात का जवाब थप्पड़ है, गोली है, लाठी है, जेल है। अब वो महारंग को तो अंदर करने की कोई टुक नहीं थी ना। दूसरी बड़ी खबर है कि 11 पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इसराइल का दौरा किया, और ये मार्च में किया है, इंतखाबात से पहले, अमेरिकन इंतखाबात से बहुत पहले। अमेरिका से हमारे दोस्त गए, वाजिद सैयद जो जियो में हुआ करते थे, फिर हसन मुश्तबा जो बीबीसी में कभी हुआ करते थे, न्यूजीलैंड में हुआ करते थे, जंग में भी 3-4 साल पिछले सालों में कॉलम लिखा, पाकिस्तान पोस्ट मेरे अखबार में 10-15 साल कॉलम लिखा, और पीपल्स पार्टी में बहुत मशहूर हैं वो, गो के वो जरदारी से खार खाते हैं
कि वो कैदी थी जरदारों की, बहुत मशहूर नज़्म है, सबने सुनी होगी। वो भी होकर आए थे, मगर वो अमेरिकन सिटीज़न है। तो यूरूशलेम पोस्ट ने खबरें छापी हैं और पाकिस्तान जो है ना ऐलान किया है तहकीकात करेगा, और अभी तक नहीं पता चला वो किस पासपोर्ट पे गए थे। भाई पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में रहते हैं, उसमें प्रोड्यूसर है, उसमें अखबारात में और टेलीविज़न में काम करने वाले सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। अब और किसने बुलाया, वो शाखा एक तंजीम है, उसने बुलाया था और विजिट कराया, और सकाफ़त कल्चर फलाना। बात सारी है कि देखें जी, अगर ये ताज़ा गज़ा वाला वाक़या ना हुआ होता तो सऊदी अरब तो तस्लीम कर चुका था। सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा तो हमें तस्लीम करने में क्या एतराज़ है? हमारी तो रोज़ी रोटी सारी सऊदी अरब से है, और वहाँ कितना बड़ा भी केओस क्यों ना हो, कैसी अनारकी क्यों ना हो, और कैसी मनारकी हो, हमने सऊदीया के साथ ही खड़े रहना है। जमहूरियत हमें दूसरे मुल्कों में अच्छी लगती है, अपने मुल्क में भी जो लूट मार है जमहूरियत की वो आपके सामने है, जो जमहूरियत की कोख से निकला है कि सारे इदारे टूट गए, सब कुछ उन्होंने खुद कब्ज़े में ले लिया, या उनके लफंटर पंटर शहबाज शरीफ जैसे। और ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा से उनकी थी। सियासत में भी जिन्हें नवाज शरीफ जरदारी वगैरह ने मुतारिफ़ कराया, कहीं आगे लेके गए, उन्हें आखिर में उन्हें भी तोड़ दिया गया। तो जब मैं इन सारे मामलात को गौर से देखता हूँ तो चीज़ें मुझे कोई बेहतर नहीं नज़र आती रोज़ाना की बेस पर। बाकी तो आजकल यही खबरें हैं ना कि DGFIA को हटा दिया गया है, उसकी जगह एक इंटरम ले आया गया था, फिर वो दूसरा इंटरम आ गया है, और बिजली कि 7 IPs ने कहा कि हमारे खिलाफ जो गैर मामूली मुनाफा कमाने का इल्ज़ाम है और अदालतों में केस है वो वापस ले लो, तो हम 50 पैसे फी यूनिट कम कर देंगे, और लेट पेमेंट के ऊपर भी 11 रुपये दे देंगे। और हुकूमत बार बार ऐलान कर रही है कि बिजली सस्ती होने वाली है, और कितनी होने वाली? 1 रुपया। हज़ारों के बिल में अगर 40,000 का बिल जिसका आया है उसमें अगर 400 रुपये कम हुए तो क्या फ़ायदा पहुंचा? चीनी का आपको हाल पता है कि एक्स्ट्रा है, बहुत है, बहुत है। हर दफ़ा एक ही स्ट्रेटजी, जैसे उनकी स्ट्रेटजी है ना कि वो इन लालचियों को एक को मारते हैं और एक को ले आते हैं, सेम स्ट्रेटजी ये सियासी हुकूमतें भी करती हैं कि एक्स्ट्रा है तो बेच देते हैं, कुछ दिन के बाद शॉर्ट हो जाती है तो फिर वापस मंगवा लेते हैं महंगे दामों और माल बना ले। दोनों तरफ से भेजते हुए, यहाँ से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो तब भी माल बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो तब भी माल बनाते हैं, और लूट मार। कह रहे हैं कि जी 161 रुपये को चीनी बिक रही है। 10 जगह कॉल करके पूछ चुका हूँ, 180 रुपये की चीनी बिक रही है। हर चीज़ महंगी हो गई है, मगर सस्ता हो गया है। आपके दिमाग में रोज़ डाला जाता है कि ये जो रियासत के 4 सुतून है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये मिले हुए हैं, और आखिरी बंदर बाट में एक दूसरे के साथ है, और जिस हद तक लूट सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ओहदे भी बट रहे हैं और तरक्कियाँ तबादली हुई। अभी पिछले दिनों तो तरक्कियाँ तबादली हुए थे ना 20 और 21 और 22 ग्रेड में, अब फिर एक नई लिस्ट आ गई, अप्रूवल हुआ है। तो मज़े हैं इलीट के, सारी सब्सिडरी ये खा जाते हैं, अदालतें इनके पास हैं, पुलिस इनके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन इनके हाथ में है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि वतन वतन वतन, तो याद रखें वतन होता है टोटल मट्टी माँ, वहाँ किसी की हुकूमत हो, आम आदमी को रिलीफ चाहिए होता है, उसे अपनी सहूलतें चाहिए होती हैं, अपने जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, अपनी बहन बेटियों की आबरू इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। बाकी सब फसाने हैं, अफसाने हैं, बातें हैं, और बातों का क्या? बातें तो सब करते हैं ना कि आप गाने गाते रहिए, तराने बजाते रहिए, जितने तराने बजते जाते हैं आपकी लूट मार में इजाफा, आपको छीना झपटी में, आपकी इज्जत उतारने में इजाफा होता जाता है। 77 साल की पूरी तारीख उठाकर देख ले। आखिर में बस इतना बता के चलूँगा कि ISI को ये ट्वीट्स हुए हैं बहुत सारे, जब से पता चला है कि जो चैंपियन ट्रैफिक कार्टेल में अरबों खरबों
कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का सट्टा हुआ है, उसमें भाई मोहतरम जनाब जनरल आसिम मुनीर, जिनकी वालदा का कल या परसों में इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी गरीक़ रहमत करे, उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे, और पसमानदान को सब्र और ज़ब्त की तलकीन अल्लाह ताला उनको दे और उन्हें हिम्मत और हौसला दे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। तो उनके साले मामू तो पहले ही आ चुके थे मार्केट में, अब साले भी आ गए हैं कि वो बीमार होकर दुबई पहुंच गए हैं। और गुफ्तगू ये हो रही है कि मोहसिन नकवी भाई साहब आसिम मुनीर के साले और रियाज मलिक वहाँ क्या कर रहे थे, तो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो मोहसिन नकवी के बारे में कहा जा रहा है, आपने तो ये तो देख लिया, खामोश हो गए, कि अब कोई नई वजारत ढूंढी जा रही है उन्हें देने के लिए कि इज्जत इस वक्त सबको बचानी है, एकदम मुकम्मल ख़त्म करके तो घर नहीं भेज देंगे। और फिर वो जब फ्रंट मैन का इल्ज़ाम हो तो जाने कितनी कहानियाँ होंगी उनके पास, और आने वाले दिनों में ये कहानियाँ कैसे कैसे खुलेंगी और कौन कौन मुश्किल में आएगा वो देखने का है। अभी तो स्टेडियम में जो लूट मार हुई है, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर में जो छतें टपकी और 2 खंदकें तारीख़ में पहली बार खुदवाई गई, वो सब कहीं जमा हो रहा है। और तहरीक इंसाफ तो कह चुकी है गोली क्यों चली और गोली क्यों चलाई से लेकर जिसने जैसा किया है वो एक ना एक दिन इंसाफ के कटहरे में ज़रूर लाया जाएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू की। अल्लाह हाफ़िज़।